नमस्कार दोस्तों। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास सेवन में अध्याय 2 को देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है, अध्याय है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। सरकार का कार्य होता है कि राज्य में सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए और ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध कराना होता है कि वहाँ के लोग स्वच्छ रहें। और स्वच्छ तभी रह सकते हैं जब वहाँ पर साफ सफाई और जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो वो सरकार उपलब्ध वहाँ पर कराए। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। भारत जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता को सरकार का चुनने का अधिकार होता है, जनता ही सरकार को चुनती है। तो यहाँ लोकतंत्र में देखते हैं कि लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। जब ये लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है तो उनसे अपेक्षा भी रखती है कि उनके लिए लोक कल्याण यानी कि उनके कल्याण के लिए कार्य करें। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी कि वहाँ के व्यक्ति स्वस्थ रहें, सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए सरकार के द्वारा। रोजगार, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, सभी लोग काम करें और उन्हें आय का साधन भी उपलब्ध हो उससे। गृह निर्माण, घर का निर्माण, सड़क का विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ये उनकी जनता की अपेक्षा रहती है कि सरकार ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। आइए हम आगे देखते हैं स्वास्थ्य क्या है, हमारा टॉपिक है यहाँ पे। स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से सोचा जा सकता है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे बीमारियां और चोट आदि से मुक्त होना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं होता है। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी होता है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे स्वस्थ रहेंगे। अगर उनको स्वच्छ पानी दिया जाए, सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध किया जाए और भोजन उपलब्ध कराया जाए और प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, कोई गंदगी ना हो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, तो इसको स्वास्थ्य से हम जोड़ सकेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो वे अनेक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है। उन्हें स्वच्छ पानी भी मिले, भोजन भी मिले और जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें मिले और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, साफ सफाई हो आसपास के वातावरण में, तो वहाँ की वातावरण शुद्ध रहेगी। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से, रुचि के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना यानी कि आलसीपन महसूस होना, किसी काम को करते हुए यानी कि आलसी महसूस होना, वो अच्छे तरीके से नहीं करना, चिंताग्रस्त होना, किसी बात को लेकर टेंशन में रहना और लंबे समय तक डरे शह में रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण ये नहीं होता है। अगर इन सारी चीज़ें आप में हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो तनाव मुक्त और हमेशा किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए और दूसरा हमेशा खुश रहना चाहिए। आइए देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। यहाँ पर तालिका है और 2 स्तंभ है, उसको देखते हैं।
संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं देख रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर के बारे में बताया गया है कि इतने योग्यता हमेशा हर वर्ष निकलते हैं यहाँ से। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में देखा गया कि 2,717 अस्पताल थे, जबकि 1991 में 11,174 अस्पताल थे, और जबकि 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। यानी कि वृद्धि होते जा रही है, डेवलप करते जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे जो कंट्री में है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, यानी कि बाहर के लोग भी यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। ये उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। इसका अर्थ यहाँ पर यह निकलता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरह से है, उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से है कि लोग बाहर से भी यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है दवाई उत्पादन करने में, यानी दवाई बनाने में, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, यानी कि दूसरे कंट्री में भी जाता है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं। शहरी क्षेत्र में बसने का एक कारण भी है कि वहाँ पर उनको सारे सुख सुविधाएं मिलती है, ये सब भी देखा जाता है। बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छा वहाँ पे मिल जाता है उनको। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि जितने भी अच्छे डॉक्टर होते हैं वो शहर में बसना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका क्लिनिक भी जो होता है अच्छे तरीके से चलता है और उनके फैमिली की सुख सुविधाएं भी अच्छे तरीके से वहाँ पर मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी बीमारी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है, यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे दोष भी देख रहे हैं कि सुविधाएं तो उपलब्ध है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे भी हैं यहाँ हमारे कंट्री में जिसके कारण लोग शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं में देखेंगे तो अभी भी हमारे यहाँ बीमारियां तेजी से फैल रही है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है, यानी कि फैलती है। कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस देखा जाता है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है। जो हम देखें हैजा, पेट के कीड़े। भारत के समस्त बच्चों में से आधे बच्चे जो होते हैं खाने के लिए पर्याप्त उनको भोजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो कुपोषण, अल्पपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो गरीब फैमिली से होते हैं, जिसके कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पाते। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। बीमारी से बचने के लिए अगर अच्छी तरीके से आपको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, अस्पताल उपलब्ध होंगे, वहाँ पर सुविधाएं जो भी दी जाती है रोगी को वो उपलब्ध होंगे, तभी आप वहाँ पर स्वस्थ रह सकते हैं। अगर किसी बीमारी के शिकार होते हैं तो आपका इलाज होगा, तभी अच्छे तरीके से आप स्वस्थ होंगे। यहाँ पर देखते हैं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। बीमारी से बचने के लिए ये सब जरूरी है। आपके यहाँ ये सब होना जरूरी है, तभी आप बच सकते हैं। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवक की ज़रूरत पड़ती है, नर्स, अच्छे डॉक्टर, योग्य डॉक्टर, ये नहीं कि झोला छाप, तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। तभी आपका अच्छे से इलाज किया जाएगा, जो आपको परामर्श दे सके अच्छे तरीके से, रोग की अच्छे तरीके से पहचान कर सके और उसका इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाई व उपकरण भी चाहिए होता है। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है।
भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि अच्छे डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है, यानी कि सरकारी अस्पताल हम ले लिए, और वहाँ पर योग्य डॉक्टर भी हैं, डिग्री प्राप्त अच्छे डॉक्टर भी हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, यानी कि उस लायक है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दूसरा स्तंभ देखते हैं। वहाँ तो देख लिए कि हमारे यहाँ कंट्री में अच्छे डॉक्टर भी है, दवाखाना है, अस्पताल है और अच्छी सेवाएं भी उपलब्ध हैं, और गांव में सरकारी अस्पताल भी उपलब्ध है जिसमें अच्छे योग्य डॉक्टर भी हैं। दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। वहाँ तो हम देख लिए कि अच्छी है। उपयुक्त सकारात्मक विकास, यानी कि सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं उनको सुख सुविधाएं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। एक ओर तो देख ली कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और दूसरी ओर की यहाँ पर सरकार जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असफल हो जाते हैं। इसके कारणों को हम जानेंगे, देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर देखिए। सरकारी अस्पताल के मरीज को अक्सर ऐसी लंबी लाइन में उनको खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है, और दूसरी ओर की वहाँ पर काम जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और प्राय देखा जाता है कि डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं अच्छे तरीके से। 1, 2 या 3 डॉक्टर से ही काम चलता है। हकीम शेख की कहानी देखते हैं, क्या है इनकी कहानी। हकीम शेख जो थे वे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन था। 1992 में एक शाम को वो चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और उनको सिर में चोट लग जाती है, गंभीर चोट आ जाती है, जिससे उनका हालात जो होता है वो बहुत नाजुक हो जाता है, जिसके कारण उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे कंट्री में ऐसे भी अस्पताल मतलब उपलब्ध है, सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर अच्छी तरीके से बेड हुआ, दवाई हुआ, डॉक्टर की कमी रह जाती है, ये सारे हम देखते हैं। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं नहीं थे। एक और तो यहाँ देखिए कि बिस्तर, बेड नहीं था, और दूसरा देखिए कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, या उनके इलाज के लिए ज़रूरत विशेषज्ञ भी नहीं थे। यहाँ पर सुविधाएं भी नहीं थी और डॉक्टर भी नहीं थे अच्छे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटा के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। कहीं पर बेड नहीं था तो कहीं पर दवाई नहीं था, और कहीं पर डॉक्टर नहीं थे अच्छे, क्योंकि उनकी कंडीशन, हालात बहुत ख़राब हो गई थी ट्रेन से गिरने के कारण। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। तो देख लीजिए यहाँ पर निजी अस्पताल का कितना महत्व है। भारत सरकार द्वारा तो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध किया गया है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए, और निजी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन वहाँ पर आपका पैसा भी लगता है। तो गरीब तबके के लोग निजी अस्पताल में नहीं जा सकते हैं। हाई क्लास के, उच्च वर्ग के हैं तो वो तो आसानी से जा सकते हैं, आसानी से खर्च कर सकते हैं, लेकिन गरीब तबके के लिए ये असंभव हो जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होती है। आगे देखते हैं। उन्होंने अपना इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि निजी अस्पताल था, सारी सुविधाएं तो मिलेगी ही लेकिन पैसा लगेगी। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था
उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर यानी कि नाराज होकर हकीम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया, क्योंकि उनको उस समय जो कंडीशन ख़राब थी तो उस समय वहाँ पर उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। यहाँ पर हम देख लिए कि किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यानी कि सरकारी अस्पताल की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पिक्चर है और उसके बारे में बताया गया है। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन जो है यहाँ पर एक अच्छे फ्रेंड है, दोस्त हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, यानी कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे यानी कि उनकी कंडीशन, आर्थिक कंडीशन अच्छी है। जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, यानी कि अमन जो हुआ वो गरीब फैमिली से हुआ। आगे देखते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? रंजन पूछता है अमन से। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि रंजन जो है वो हाई क्लास का है और अमन जो है वो गरीब तबके का है, निम्न वर्ग यानी कि गरीब है। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर रंजन अमन को बता रहा है अपने बारे में कि डैडी अस्पताल ले गए और मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। यहाँ पर रंजन बोल रहा है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पर मिलती है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि रंजन की आर्थिक कंडीशन अच्छी थी, इसीलिए वो प्राइवेट अस्पताल में उसके डैडी ले गए थे। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे अमन नहीं जा पाता है, वो सरकारी अस्पताल में ही जाता है। और एक चीज़ हम ये देखेंगे कि वो कम पैसे में ही उसको वही सुख सुविधाएं मिल जाती है, दवाई मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर रंजन को देखेंगे कि अधिक पैसा इसका खर्च होता है और इसे भी वायरल बुखार है और उसे भी, दोनों को वायरल बुखार है। लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल में गया और हाई क्लास का था तो वहाँ पर उसका अधिक खर्च हुआ। जबकि अमन को देखेंगे कि उसका ज़्यादा खर्च नहीं होता है और वो भी ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देना पड़ा। रंजन बता रहा है क्योंकि निजी अस्पताल है तो खर्च होगा ही। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। क्योंकि वहाँ निजी अस्पताल जो होते हैं वहाँ पर पैसा आपका लगेगा तो ये इन पैसों से साफ सुविधाएं जितनी भी हैं वो अच्छी तरीके से वहाँ पर देखा जाता है। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण कराने को, टेस्ट कराने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरे खून लिया। उसने बातों ही बातों में खूब मजाक किया। मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। जब सारे टेस्ट के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल फीवर हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। यानी कि यहाँ पर इसका बहुत सारा खर्च हो गया। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर जब बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड ले रही है नर्स। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में, यानी कि इसको दवाई दिया जाता है, गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए और एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। तो फिर ये रंजन बोलता है कि धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपने तो कहो तुम किस अस्पताल में गए? रंजन अमन से पूछ रहा है। रंजन तो अपने बारे में बता दिया सारा चीज़।
अब अमन बता रहा है, हाँ तुम्हारे वाला अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। देखिए सरकारी अस्पताल जो होता है वहाँ पर समय अधिक लगता है क्योंकि भीड़ें बहुत होती है और वहाँ पर सारा काम काज भी धीरे धीरे चलता है। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होने पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़का था। वहाँ भी यानी कि भीड़ इसको देखने को मिला अमन को। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए और उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। सरकारी अस्पताल में आप देखिएगा डॉक्टर चेंज होते रहते, एक ही डॉक्टर नहीं रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर आपको मिलेंगे। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखा और खून की रिपोर्ट जल्दी करा। अच्छा यहाँ इनको कहा जा रहा है अमन को। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की गोली इसे देनी है बस और कुछ नहीं। यानी कि डॉक्टर के द्वारा उसको कहा गया कि कोई फिक्र की बात नहीं है, वायरल बुखार है, बस इसको कुछ गोलियां देनी है। अब यहाँ पर रंजन देखिए क्या बोलता है, मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। यहाँ पर रंजन जो है वो उच्च वर्ग हाई क्लास का था, अमीर था और वो अच्छे अस्पताल में गया, वहाँ पर निजी अस्पताल में, जिसके कारण उसके खर्च अधिक हो गए और दवाइयाँ भी डॉक्टर ने ज़्यादातर लिख दी, लेकिन दोनों को वायरल फीवर ही हुआ है। अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, यहाँ पर अमन बता रहा है। अब देखते हैं, ये तो हम देख लिए, समझ लिए कि निजी अस्पताल में आप जाइएगा तो आपका ज़्यादा खर्च होगा लेकिन सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा दवाइयाँ भी लिख देते हैं। और सरकारी अस्पताल में आपको आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको समय अधिक लगेगा, टेस्ट का रिपोर्ट भी देर से मिलेगा लेकिन कम खर्च होगा। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो सभी के लिए उपलब्ध होता है और इसको सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहर में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अमन को ले जाया गया था। ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हकीम सैफ की कहानी में हुआ था जो हम पीछे देख चुके हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। यानी कि जितनी भी सुविधाएं सरकार देती है वो टैक्स जो वसूलती है जनता से उसी को खर्च यहाँ पर करती है, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है जिससे गरीब लोग भी इसका इलाज करा सके। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त आदि
फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है तो ये सभी को उपलब्ध होगी। सरकार का काम होता है सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराना। यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वहाँ पर अमीर वर्ग जाए या गरीब वर्ग जाए, उनको वो सुविधाएं मिलेगी ही। और ये सुविधाएं सरकार टैक्स के आधार पर देती है। जो टैक्स वसूलती है जनता से, उसको वहाँ पर खर्च करती है लोगों के लिए। यहाँ पर देखते हैं हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो सरकार के कर से प्राप्त धन का उपयोग अनेक प्रकार की सार्वजनिक सेवा को मुहैया कराने में यहाँ पर खर्च करती है, इसलिए इस धन सरकार को कर देना चाहिए, जिससे सभी नागरिक फायदा होता है। यहाँ पर प्रतिरक्षा यानी रक्षा, पुलिस, न्यायिक क्षेत्र में, सड़क यानी राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिक को यहाँ पर लाभ होता है। इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं अकेला नागरिक नहीं कर सकता, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होती है और वो टैक्स को ही खर्च यहाँ पर करती है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा में खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को इसका लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जो सरकार टैक्स वसूली है उसको प्राकृतिक आपदाएं में भी खर्च, जो आपदा आती है, नेचुरल आपदा, प्राकृतिक आपदा, उसमें सरकार खर्च करती है। जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। जब बाढ़ आता है तो उस क्षेत्र सारा डूब जाता है, भूकंप भी आता है तो सारा तहस नहस हो जाता है, तो पुनर्वास की, जो भी वहाँ पर लोग बचते हैं उनको पुनर्वास की ज़रूरत होती है, तो सरकार वहाँ उनको दूसरे स्थान पर बसाती है और उनको सुख सुविधाएं की जो ज़रूरत होती है उनको उपलब्ध कराती है। तो इसलिए सरकार को हम टैक्स देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आम जनता के लिए भी खर्च होता है, सभी के लिए प्रायः खर्च होता है। और जब संकट काल यानी संकट का समय आता है तो इसको अधिक से अधिक खर्च किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रेक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। यहाँ पर अंतरिक्ष ये सब में भी देख लीजिए, ये इसी को खर्च किया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एग्जाम्पल है आपका स्वास्थ्य सुविधाएं, जो गरीब लोगों को भी प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार, यानी कि संविधान जो नियम कानून बनाया गया है कि देश को कैसे चलाना है, उसके अनुसार लोगों के हित यानी कि उनके फायदा को सुनिश्चित करना और उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार का ड्यूटी है लोगों की यहाँ पर रक्षा करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनमें उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि सारे अस्पताल जवाब दे दिया था। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसका जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मेन तो वहाँ पर कंडीशन था कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्हें हर एक अस्पताल से भगा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई अस्पताल सुरक्षा प्रदान नहीं करती तो व्यक्ति के जीवन का सुरक्षा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करना है, उनको बचाना है संकट से। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। सरकारी अस्पताल तो देख लिए, सार्वजनिक अस्पताल जो सभी के लिए उपलब्ध है और आज का ड्यूटी है कि वो सभी की सुरक्षा करें, सुविधाएं प्रदान करें, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें ताकि लोग वहाँ पर स्वस्थ रहें। निजी स्वास्थ्य क्या है? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाना चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी अस्पताल यानी कि हुआ अपना एक क्लिनिक, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ये सारा काम निजी अस्पताल वाले ही जो मास्टर होते हैं, मालिक होते हैं, वही करते हैं और लेकिन सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है। तो उच्च क्लास यानी कि जो अमीर वर्ग है, उस तबके के लोग यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी वहाँ पर होती है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशाला होता है जो टेस्ट करती है, वहाँ पर विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि चीज़ें हो गई। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ पर सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। जैसा कि यहाँ पर नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार की स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों के हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, यानी कि निजी अस्पताल में आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। कंपनियां भी अब देखा जाता है कि वो अपना क्लिनिक चलाती हैं, निजी अस्पताल, ये आदि चीज़ें हम देख लिए। अब देखते हैं, अब हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? क्या सबको सुविधाएं मिल रही हैं? स्वास्थ्य सुविधा, आइए देखते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, यानी कि जो क्लिनिक होता है, निजी अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, वो बढ़ रही है, लेकिन सार्वजनिक नहीं, सरकारी अस्पताल नहीं बढ़ रहा है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं यहाँ पर। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते क्योंकि गरीब होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन करती है जो सही नहीं होता है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, यह देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लिख देते हैं, इंजेक्शन और सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यानी कि वो जैसे वायरल बुखार था, यहाँ पर रंजन और अमन को देखें तो साधारण दवाइयों से भी रंजन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो निजी क्लिनिक होते हैं वो पैसा लूटने के लिए, यानी यही चीज़ बोलेंगे सिंपल भाषा में, वो अधिक से अधिक दवाइयाँ लिख देते हैं। आंकड़ा के आधार पर यह देखते हैं कि जनसंख्या जो हमारी है देश की, 20% ही लोग दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्च को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जिनकी कंडीशन यहाँ पर यह बताया गया कि अच्छी भी है, तो वो भी कठिनाइयों का सामना करते हैं दवा खरीदने में। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसा कर्जा लेना पड़ता है, उनको उधार लेना पड़ता है, या अपनी कुछ संपत्ति, महंगी संपत्ति बेचते हैं, ज़मीन भी बेच देते हैं ज़्यादातर। गरीब लोगों के लिए जो बीमारियां होती हैं वो मुसीबत का कारण बन जाती हैं, क्योंकि उस लायक वो सुविधाएं उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होते हैं।
उनके पास पैसा नहीं रहता। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। एक तो उनको अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल पाता और दूसरा बीमारी। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इनको खाना चाहिए। इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब रहती है और इसलिए इनको बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि साफ़ सफाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिएगा झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती में बीमारी पर होने वाले खर्च से इनकी हालात और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण, महिलाओं की तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। जो भी है तो एक डॉक्टर बैठते हैं या नहीं भी बैठते होंगे। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, दोनों नहीं है। सरकारी अस्पताल एक मिल जाए तो वहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं होंगे, 1-2 डॉक्टर होंगे और निजी अस्पताल की भी कमी है। यहाँ पर पिक्चर देखिए, गर्भवती औरत को एक योग डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर की दूरियाँ इनको तय करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, झोला छाप जिसको बोलते हैं वो सब होंगे, तो उनसे कभी इलाज नहीं कराना चाहिए, जान भी जा सकती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्या किया जा सकता है, इसको देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि कंडीशन अच्छी नहीं है। यह सरकार का यहाँ पर उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं दे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं देना जरूरी है यहाँ पर सरकार को। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। केरल का देखते हैं क्या है कंडीशन बताया गया है। केरल का अनुभव है हमारे यहाँ पर टॉपिक। उन्नीस 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, चेंज किया। क्या किया था देखिए, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया था। जो बजट होता है, बजट पारित होता है, उसका 40% पंचायत को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, भोजन, औरत के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हुआ। जो 40% वहाँ दिया गया पंचायतों को, उसी से वहाँ पर अच्छी स्वच्छ पानी, औरतों को विकास के लिए सुविधाएं, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया गया, ये 40% से। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई कि जल का वितरण, शुद्ध जल का वितरण होता है या नहीं। स्कूल और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, यानी कि यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है या नहीं। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। आंगनबाड़ी में आपको बच्चों को बहुत सारे मिलता है राशन। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, यानी कि ये सब पर ध्यान दिया गया केरल में। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बन ही रही। इतने परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर समस्या देखना पड़ा। जैसे दवाई का कमी, सबको नहीं मिल पाता होगा। अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, सभी के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं होंगे जितने पेशेंट होंगे। पर्याप्त डॉक्टर का ना होना, डॉक्टर की कमी आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर केरल का अनुभव देखें, यानी कि पंचायत को 40% दिया गया तो सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह गया। कोस्टारिका का तरीका, कोस्टारिका क्या है देखते हैं, इस शब्द का मतलब क्या है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये मध्य अमेरिका का
कंट्री है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। स्वस्थ देश माना जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो संविधान में कुछ नियम होंगे उसके लिए। तो देखते हैं। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिले। इससे एक फायदा हुआ, सेना नहीं उन्होंने रखा तो इन पैसों का व्यय शिक्षा पे किया, स्वास्थ्य पे किया और जितनी ज़रूरत थी वहाँ की जनता को उस पे किया। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश आपका कंट्री जो है डेवलप करेगा, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिए। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, क्योंकि वहाँ पर सेना नहीं रखा जाता, सेना पे खर्च ही नहीं किया जाता, और जो वो पैसा बचता है वो यहाँ खर्च किया जाता है सुविधाओं पर, जैसे पानी को सुरक्षित, पीने के लिए पानी सुरक्षित, सफाई, पोषण, आवास आदि की सुविधाएं। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो यहाँ पर हम कंडीशन बहुत अच्छा देखें कोस्टारिका कंट्री का, क्योंकि वो सारा ध्यान सरकार के द्वारा सुविधाओं पर दिया जाता है, जो कि संविधान में ही यह नियम निहित है। तो हम देख लिए आज कि स्वास्थ्य का कंडीशन कैसा है हमारे कंट्री में। सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल दोनों को देखें। सरकारी अस्पताल में कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, और निजी अस्पताल में देखें कि वहाँ पर ज़्यादा ही खर्च होता है, और वहाँ पर अमीर तबके के ही लोग जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास पैसा होती है, और वहाँ पर सारे सुविधाएं भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सरकार को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है स्वास्थ्य सुविधाओं पर। अगर देश की जनता स्वच्छ रहेगी तभी देश का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। जिसमें हम उदाहरण के रूप में इस कंट्री को कोस्टारिका को देखें, क्योंकि वहाँ की सरकार अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं पर ध्यान दी, जिससे उस कंट्री का विकास अधिक से अधिक हुआ। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।